प्यारे भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर की सदियों पुरानी भाईचारे की संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हाल ही में सरकार ने एक बड़ा निर्णय किया है। 1989-90 में हजारों परिवारों को पड़ोसी मुल्क के आतंक के चलते रातों रात अपनी चल अचल संपत्ति छोड़कर कश्मीर वैली से भागने पर मजबूर किया गया था। उसमें से 44,000 परिवार जम्मू कश्मीर रिलीफ तथा रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट के साथ पंजीकृत हैं। प्रशासन ने फैसला किया है कि जिन परिवारों को अपनी जमीन, जायदाद, मकान औने पौने दामों में बेचने पड़े थे, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। कुछ शिकायतें ऐसे भी आई थीं कि बहुत से परिवारों को मजबूरी में डिस्ट्रेस सेल के लिए विवश होना पड़ा। ऐसे सभी पीड़ित परिवार सीधे अपना आवेदन इस वेबसाइट पर सबमिट कर सकते हैं और प्रशासन शिद्दत से कोशिश करेगा कि उनकी संपत्ति एक समय सीमा के भीतर उन्हें प्राप्त हो जाए। 1997 में इसके लिए एक अधिनियम लाया गया था, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में वो लागू नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि न्याय में विलंब का मतलब धर्म की पराजय है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। कश्मीर वैली में आम जनता की भी यही मंशा है कि ऐसे सभी परिवार जो अपनी मिट्टी, अपना वतन छोड़कर चले गए हैं, वो फिर से वापस आएं, क्योंकि समाज का ताना बाना उनके बिना अधूरा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन की पूरी कोशिश है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय च, इस मंत्र की भावना के साथ भाईचारे के समृद्ध इतिहास को पुनः इस धरती पर सभी लोग पनपता हुआ देख सकें। जम्मू से संजय कुमार पंडिता जी ने लिखा है कि प्राइमरी स्कूलों में शारदा लिपि की पढ़ाई शुरू करनी चाहिए ताकि नई पीढ़ी को कश्मीरी मातृभाषा के उद्भव के बारे में बताया जा सके और वह उन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकें। पंडिता जी का ये भी कहना है कि शारदा लिपि अध्ययन को ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर जम्मू तथा कश्मीर यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएट छात्रों के लिए शुरू किया जा सकता है और इस विषय से संबंधित जो मैन्युस्क्रिप्ट मौजूद हैं उसे छात्रों के लिए उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। संजय जी, आपके सुझावों के लिए आपका मैं आभारी हूँ। मुझे व्यक्तिगत तौर पर आपका सुझाव अच्छा लगा, क्योंकि मैं मानता हूँ निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने इस दोहे में बहुत स्पष्ट रूप से यह संदेश दिया है कि मातृभाषा की उन्नति के बिना किसी भी समाज का उत्थान संभव नहीं है। मेरा इस बात पर पक्का यकीन है कि भाषा न सिर्फ संस्कृति बल्कि भाईचारे, मैत्री और एकता के लिए भी आवश्यक है। प्रशासन ने स्कॉलर्स के लिए स्टेट आर्काइव तथा जम्मू एवं श्रीनगर की दोनों स्टेट लाइब्रेरी में शारदा लिपि पर शोध करने की सहूलियत मुहैया कराई है और जो लोग इसकी डिजिटल प्रति प्राप्त करना चाहते हैं वो सुविधा भी प्रदान की जा रही है। प्राइमरी स्कूलों में इसे शुरू करने के आपके सुझाव पर शिक्षा विभाग सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करके कोई रास्ता बनाए, इसका निर्देश जारी किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी से अनेक मौकों पर स्थानीय भाषाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने पर बातचीत हुई है और मैंने उनसे अपेक्षा की है कि प्रोफेसर, विचारक, भाषा विज्ञानियों के साथ मीटिंग करके सेमिनार एवं वर्कशॉप भी इस संदर्भ में आयोजित किए जा सकते हैं। नई शिक्षा नीति में भी इस बात पर बल दिया गया है। भाषा से संबंधित एक और पत्र आया है। डोडा के सदाकत अली जी ने लिखा है कि चिनाब वैली में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं भलेसी, पादरी, भद्रवाही एवं सराजी के प्रमोशन के लिए जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर तथा लैंग्वेज में अलग सेक्शन बनाया जाए। सदाकत जी, मुझे आपको ये बताते हुए प्रसन्नता है कभी कुछ दिनों पहले ही एकेडमी की मीटिंग में इन भाषाओं को प्रमोट करने के लिए हम सब ने विस्तार से चर्चा की थी। एक व्यापक कार्यक्रम बनाकर इन सभी भाषाओं को समृद्ध करने और प्रमोट करने के लिए प्रयास किया जाएगा। रामनगर, उधमपुर से चंद्रभूषण जी ने लिखा है
कि जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट को नया जीवन देने के लिए प्रशासन को बदलते मार्केट के अनुसार लोगों को ट्रेनिंग देकर मार्केट लिंकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जम्मू कश्मीर के गांवों में काम कर रहे कलाकारों को अर्बन डिजाइनर से ट्रेनिंग की व्यवस्था कराई जा सकती है, जिससे नई एवं पुरानी कला के सम्मिश्रण से फ्यूजन के माध्यम से इंटरनेशनल मार्केट में जम्मू कश्मीर के आर्ट एवं क्राफ्ट को नया मुकाम हासिल कराया जा सके। हैंडीक्राफ्ट के विषय में ही रावलपुरा श्रीनगर के रहने वाले डॉक्टर आरिफ ने मुझे पत्र लिखा है। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की कॉपर यूटेंसिल्स लघु उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। डॉक्टर आरिफ आगे लिखते हैं, कुछ दशक पहले श्रीनगर के अधिकतर इलाकों में इस क्राफ्ट को घर घर में प्रमोट किया जाता था और ज्यादातर युवा नौकरी की बजाय इस उद्यम से जुड़ना पसंद करते थे। डॉक्टर आरिफ की तमन्ना है कि उन पुराने दिनों को फिर से वापस लाया जाए, जिससे इस कला का पुनरुद्धार हो तथा युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकें। मैं चंद्रभूषण जी तथा डॉक्टर आरिफ का इन सुझावों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में भी वुड कार्विंग एवं ताम्रगिरी के बारे में लिखा गया है और कुषाण काल से ही जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट की चर्चा पूरे देश में होती थी। मैं जम्मू कश्मीर के हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सभी भाइयों बहनों को बताना चाहूँगा कि पिछले 1 साल से जम्मू कश्मीर प्रशासन योजनाबद्ध तरीके से हैंडीक्राफ्ट को प्रमोट करने पर काम कर रहा है। हमने सभी पहलुओं का अध्ययन करने के पश्चात पिछले महीने की 16 तारीख को कारखानदार स्कीम शुरू की है। हाँ, ये सही है कि जम्मू कश्मीर के क्राफ्ट सेक्टर को, जिसकी ख्याति एक जमाने में पूरे विश्व में थी, पिछले कुछ दशकों में बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। इसलिए कारीगरों की माली हालत और नई तकनीक की जरूरत को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम तैयार की गई है। इस स्कीम के जरिए स्किल अपग्रेडेशन के साथ बेहतर प्रशिक्षण, मार्केट लिंकेज एवं हर महीने 3,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। इसमें वुड कार्विंग, कॉपरवेयर, कारपेट, शॉल जैसे तमाम क्राफ्ट्स को शामिल किया गया है और अगले 6 महीने उन्हें ट्रेनिंग मुहैया कराई जाएगी और ट्रेनिंग के पश्चात उनके मार्केट का भी इंतजाम किया जाएगा। इसके अलावा उम्मीद तथा साथ कार्यक्रम के अंतर्गत भी जो महिलाओं के हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उन्हें भी अपने बिजनेस के स्केल को बढ़ाने के लिए एवं ट्रेनिंग के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। मैंने जम्मू तथा श्रीनगर के हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट को स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि दोनों डिवीजन में जो भी जाने माने शिल्प गुरु, मास्टर ट्रेनर हैं, उनकी मदद से नौजवान पीढ़ी को प्रशिक्षित किया जाए। श्रीनगर के प्रोफेसर गिर मोहम्मद इसाक साहब ने स्कूल एजुकेशन से संबंधित सुझावों को लेकर मुझे एक विस्तृत एवं बेहद रोचक पत्र लिखा है। प्रोफेसर साहब ने लिखा है कि ऑफलाइन एजुकेशन शुरू होने के बाद भी सभी स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन की पूरी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने की आवश्यकता है। उनका ये भी कहना है कि सिलेबस से अलग हटकर बच्चों को डिबेट, ग्रुप टास्क, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। प्रोफेसर इसाक ने आगे लिखा है कि हायर एजुकेशन के क्षेत्र में सभी यूनिवर्सिटी एवं कॉलेज को विभिन्न इंडस्ट्री तथा सामाजिक संस्थाओं से पार्टनरशिप स्थापित करना चाहिए ताकि एकेडमिक, बिजनेस तथा कम्युनिटी के संबंधों को और मजबूत किया जा सके। उन्होंने टीचर्स ट्रेनिंग, बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के नए तरीकों को ईजाद करने की बात भी अपने पत्र में लिखी है। प्रोफेसर इसाक साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मानता हूँ कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र के सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। जिस तरह से कोरोना की वजह से वैश्विक व्यवस्था में तीव्र गति से बदलाव हुए हैं, उससे ये जरूरी हो गया है कि बच्चे को जो कुछ सिखाया जा रहा है उसके साथ ही उसमें समस्या समाधान, तार्किक, रचनात्मक एवं साइंटिफिक टेम्पर पैदा करने के लिए विविध विषयों का समावेश किया जाए। बेहतर शिक्षा मतलब जीवन का सर्वोच्च शिखर, लाइफ का एवरेस्ट पीक, और शिक्षा की क्रांति से ही लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में एक साथ आमूलचूल परिवर्तन संभव है। अलग अलग अवसरों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मैंने हमेशा ये बात कही है
कि बच्चों में रोजगार की क्षमता का निर्माण करने के साथ साथ नैतिकता, करुणा एवं संवेदनशीलता विकसित करना भी आवश्यक है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आधार मानकर इस पर काम कर रहा है और जिस ऑनलाइन एजुकेशन की बात आपने कही है उसका बुनियादी ढांचा यूटी में मजबूत हो, इस पर भी विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले महीने ही मुझे यूनिवर्सिटी तथा नेशनल इम्पोर्टेंस के इंस्टीट्यूट्स के कई कार्यक्रमों को संबोधित करने का मौका मिला था और मैंने स्वयं वाइस चांसलर साहबान तथा अन्य लोगों से इंडस्ट्री पार्टनरशिप बढ़ाने तथा स्किल गैप को भरने की बात कही थी। मुझे उम्मीद है कि व्यवहारिक तथा औद्योगिकीकरण के समावेशन से हम जम्मू कश्मीर में शिक्षा के स्तर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में जरूर कामयाब होंगे। हायर एजुकेशन में अब ऑफलाइन शिक्षण शुरू होने वाला है, इसलिए आज मैं सभी टीचर से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपका रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा और मेरा आग्रह होगा कि इस काम को नौकरी समझकर न करें बल्कि राष्ट्र के प्रति एक दायित्व समझकर करें। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी श्रोताओं, बच्चों, भाइयों और बहनों, जीवन एक बहुत बड़ा अवसर है और अगर हम इस अवसर को समाज और देश हित में लगा सके तो मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी कोई और कला इस दुनिया में नहीं है। एक छोटी सी कहानी है। दिल्ली में एक नया स्कूल बन रहा था और सैकड़ों मजदूर उसे बनाने के लिए पत्थर तोड़ने में लगे हुए थे। एक राहगीर गुजरा और जो सबसे पहला मजदूर दिखा उससे पूछा, भाई क्या कर रहे हो? मजदूर ने गुस्से में उसे देखा और बोला, अंधे हो क्या? देखते नहीं मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। वह राहगीर कुछ आगे बढ़ा और दूसरे मजदूर से पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? उस मजदूर ने बिना उसकी तरफ देखे ही कहा कि मैं बीवी बच्चों के खाने का इंतजाम कर रहा हूं। वो थोड़ा और आगे बढ़ा तो उसे तीसरा मजदूर दिखा जो गाना गाते हुए पत्थर तोड़ रहा था। राहगीर ने उससे भी पूछा कि दोस्त क्या कर रहे हो? उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते नहीं हो बच्चों के स्कूल के लिए पत्थर का इंतजाम कर रहा हूं। और यह बोलने के साथ वह फिर खुशी से पत्थर तोड़ने लगा। मैं इस कहानी के माध्यम से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, लेकिन तीसरे के लिए कर्तव्य बोझ नहीं था। मैं सभी नागरिकों से आग्रह करूंगा किसी भावना के साथ हमें नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जम्मू से विवेक मट्टू जी ने लिखा है, क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग और बेहतरीन तकनीकों का इस्तेमाल होना चाहिए। वो आगे कुछ तकनीकों जैसे प्रीकास्ट पैनल, प्रीकास्ट फाउंडेशन का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के कामों में नई टेक्नोलॉजी से गति प्रदान की जा सकेगी, क्योंकि बहुत से प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग तकनीक की वजह से या डिज़ाइन खामियों की वजह से डिले हो जाता है। विवेक जी, आपके सुझावों के लिए बहुत आभार। एक सिविल इंजीनियर होने के नाते मुझे आपके सुझाव पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई। पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर का जब मैंने कार्यभार संभाला था, मैंने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों की परिपाटी बदलने की कोशिश की है। घोषणाओं की प्रथा समाप्त करके कंप्लीट प्रोजेक्ट अप्रूवल, जिसमें डिज़ाइन, फाइनेंशियल अप्रूवल भी शामिल है, उस पर बल दिया जा रहा है। परिणाम सबके सामने है। पिछले एक साल में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत रिकॉर्ड 21,943 प्रोजेक्ट पूरे किए गए। उसमें बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो सालों से लटके हुए थे। कहीं ब्रिज बन गया था तो अप्रोच रोड नहीं बनी थी, कहीं आधा स्टेडियम बनाकर छोड़ दिया गया था। अब हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग होती है, फिजिकल वेरिफिकेशन होता है, तभी उस प्रोजेक्ट के लिए पैसा रिलीज होता है। इसके साथ ही हर प्रोजेक्ट की टाइमलाइन भी अब लिखी रहती है। जहाँ तक तकनीक का सवाल है, इसी वर्ष जनवरी में एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग में हमारे R&B के नए इंजीनियरिंग मैनुअल को स्वीकृति दी गई थी, जिससे मैं समझता हूँ अलग अलग इलाकों में कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड में ध्यान देने योग्य परिवर्तन आया है। इसके अलावा भी जब भी NIT या IIT के डायरेक्टर तथा छात्रों से बात होती है तो मैं उन्हें कंस्ट्रक्शन के नए इनोवेशन के लिए प्रोत्साहित करता रहता हूँ। कुछ दिनों पहले मैं NIT श्रीनगर के छात्रों और अध्यापकों से रूबरू हुआ था। सड़क निर्माण में लगने वाली सामग्री को कैसे रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है, या हॉट मिक्स प्लांट की जगह कोल्ड मिक्स सड़कें कैसे बन सकती हैं, इस पर उनसे हमने आग्रह किया था। बांदीपुरा के मुजम्मिल मीर ने लिखा है कि सरकारी नौकरियों में कितनी वैकेंसी है,
इसका अध्ययन करने के लिए प्रशासन को एक मैकेनिज्म बनाना चाहिए ताकि सभी पोजीशन को जल्द से जल्द भरा जा सके। मुजम्मिल साहब, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने सभी रिक्त पदों को आइडेंटिफाई करने तथा बिना समय गंवाए उन्हें भरने के लिए एक्सीलरेटेड रिक्रूटमेंट कमेटी का गठन किया है। पहले फेज में सिर्फ 6 महीने के अंदर पंचायत असिस्टेंट तथा क्लास 4 के 12,000 रिक्त पदों को भरने के लिए एग्ज़ाम पूरे कर लिए गए, जो जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक रिकॉर्ड है। वेरिफिकेशन करके उन पदों को भरने की प्रक्रिया भी तेज गति से चल रही है। इसके अलावा दूसरे फेज में हमने विभिन्न स्तरों के 12,379 पदों को चिन्हित किया है। आप सभी जानते हैं, कोरोना की वजह से न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे विश्व में अलग अलग प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। इस वजह से रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया की रफ्तार थोड़ी थमी थी, लेकिन अब इसे तेज गति से पूरा किया जाएगा। बांदीपुरा के ही तनवीर ने मनरेगा पेमेंट में हो रही देरी को लेकर मुझे पत्र लिखा है। उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासनिक गलतियों की सजा वर्कर्स को मिल रही है। तनवीर जी का कहना है मनरेगा सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। तनवीर जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। कई जगहों पर कई प्रकार की समस्याएं मेरे संज्ञान में लाई गई हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग में अधिकारियों को अविलंब भुगतान के निर्देश दिए गए हैं। मुझे उम्मीद है कि इस पर प्राथमिकता के आधार पर प्रशासन काम करेगा और वर्कर्स को उनका वाजिब हक प्रदान करेगा। जम्मू के रहने वाले सुमित पुरी जी ने भी रिक्त सरकारी पदों का जिक्र करने के साथ युवाओं को टूरिज्म सेक्टर में इंटरप्रेन्योर बनाने की बात लिखी है। उनका कहना है जम्मू कश्मीर प्रशासन युवाओं की प्रतिस्पर्धा कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज करके टूरिज्म सेक्टर में युवाओं को ट्रेनिंग तथा आर्थिक सहायता देने के लिए चयन कर सकता है। सुमित जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जम्मू कश्मीर में युवाओं को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। अब इसी महीने की 3 तारीख को मिशन यूथ के अंतर्गत हमने 75 टूरिस्ट विलेज डेवलप करने का फैसला किया है, जिसके अंतर्गत युवाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप को ट्रेनिंग तथा 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी। यह राशि मुद्रा योजना के तहत दी जाएगी, जिसमें से लगभग आधा पैसा इंसेंटिव के तौर पर होगा। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को भी प्रमोट कर रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है वहाँ भी रोजगार के अनेक अवसर आएंगे, जिसका लाभ यूटी के युवा वर्ग को मिलेगा। इसके अलावा मिशन यूथ 1 दर्जन से ज़्यादा ऐसी स्कीम चला रहा है, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के युवा युवतियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का अवसर मिलेगा। जम्मू कश्मीर बैंक में नौजवानों के लिए एक स्पेशल हेल्प डेस्क बनाया गया है और टूरिज्म ही नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी अगर युवा नौजवान बच्चे बच्चियां रोजगार शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें पूरी मदद प्रदान कराई जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के सभी नागरिकों से कहना चाहता हूं कि पिछले साल के एक कार्यक्रम बैक टू विलेज के अंतर्गत पिछले अक्टूबर से अभी तक 4290 पंचायतों में 20,000 नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इसमें 4500 से ज़्यादा बच्चियां हैं। इसके अलावा विमेन इंटरप्रेन्योर्स का इकोसिस्टम तैयार करने के लिए प्रशासन हौसला, तेजस्विनी, उम्मीद, साथ जैसी स्कीम भी चला रहा है ताकि यूटी की महिलाओं को भी आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध हो सके। मैं इस अवसर पर सभी नौजवानों का आह्वान करूंगा कि सरकारी नौकरियों के विज्ञापन के इंतजार से बेहतर है आप स्वावलंबी बनकर अपना भाग्य खुद लिखें, समाज तथा राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान करें। युवा वर्ग से ही संबंधित एक सुझाव जोगिंदर भंडारी जी ने किश्तवाड़ से भेजा है। उन्होंने लिखा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से संबंधित जो बड़ी परियोजनाएं उनके जिले में आने वाली हैं उसमें लोकल यूथ को ही रोजगार मुहैया कराया जाए। जोगिंदर जी, आपको इस सुझाव के लिए धन्यवाद। जब साल की शुरुआत में इन परियोजनाओं का MOU साइन हुआ था उसी वक्त मैंने स्वतः निर्देश दिया था और उस समय भारत सरकार के ऊर्जा मंत्री ने भी स्पष्ट निर्देश दिया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोकल यूथ को, स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिया जाना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी और महत्वपूर्ण बात है, सेक्टर स्पेसिफिक परियोजनाएं हैं तो विशिष्ट पदों के लिए बाहर के लोग लिए जा सकते हैं, अन्यथा अधिकतम स्थानीय लोगों को रोजगार मिले इसको जरूर सुनिश्चित किया जाएगा। बिना किसी भेदभाव के जम्मू कश्मीर के युवाओं को नौकरी रोजगार में अवसर मिले
ये हमारी प्राथमिकता में है। प्यारे भाइयों और बहनों, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की चुनौतियां अलग अलग तरह की होती हैं, इसलिए नीतियों और कार्यक्रमों का हम लगातार मूल्यांकन भी करते हैं ताकि प्रशासन के निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर तक सभी एक लक्ष्य के साथ आम जनता की भलाई के काम कर सकें। चाहे गांव हो या शहर, हमारी कोशिश है कि बदलाव की बयार हर कोने में पहुंचनी चाहिए ताकि जम्मू कश्मीर के नक्शे पर तरक्की और खुशहाली की तस्वीर प्रतिबिंबित हो। जम्मू के दीपक सूरी और कुपवाड़ा के अमीर नज़ीर ने ग्रीन जम्मू कश्मीर के लिए सुझाव भेजे। दीपक ने लिखा है कि प्रशासन को इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट करने के लिए लोगों को प्रोत्साहन या सब्सिडी देने की आवश्यकता है ताकि यूटी में कार्बन फुटप्रिंट कम किया जा सके। दीपक जी, आपके सुझाव के लिए धन्यवाद। इस साल जनवरी में ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1975 के सेक्शन 9 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड और टैक्स की छूट का आदेश जारी कर दिया था। मैं आज सभी नागरिकों से भी अनुरोध करना चाहूँगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स खत्म हो जाने से अब भारी रियायत मिल रही है और जैसा कि दीपक जी ने कहा है, अगर आप नया वाहन खरीदते हैं तो पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऑप्शन पर जरूर विचार करें। कुपवाड़ा के नजीर जी ने लिखा है कि प्रशासन को यातायात के साधनों में बाइसिकल को भी प्रमोट करने की आवश्यकता है ताकि जिन्हें नज़दीक जाना हो वो कार या बाइक की बजाय बाइसिकल का इस्तेमाल करें। उन्होंने हॉलैंड, फिनलैंड तथा स्वीडन जैसे देशों का उदाहरण देते हुए लिखा है कि प्रथम चरण में इसे बड़े शहरों में एक डेडिकेटेड बाइसिकल लेन बनाकर लागू किया जा सकता है। नजीर जी, आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रशासन ने पहले ही निर्णय ले लिया है कि जम्मू तथा श्रीनगर स्मार्ट सिटी में डेडिकेटेड बाइसिकल लेन होगी और इसे प्रमोट करने के लिए सप्ताह में एक दिन कुछ खास इलाकों को कार फ्री कर दिया जाएगा। आपका सुझाव उत्तम है और मैं सभी 20 जिलों के डिप्टी कमिश्नर्स से अपेक्षा रखता कि वो अपने यहाँ बड़े शहरों में भी इस तरह की व्यवस्था लागू करने के बारे में सोचिए। हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में ट्रेनिंग को लेकर पुलवामा के एहसान और शोपियान के शाहिद अहमद ने मुझे लिखा है। एहसान ने लिखा है कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर में क्रॉप स्पेसिफिक सुझाव तथा ट्रेनिंग किसानों को मुहैया कराए जाने की जरूरत है। वहीं शाहिद ने लिखा है कि एप्पल ग्रोवर के लिए सही ड्रेनेज बनाने तथा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एहसान और शाहिद, मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमें यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि संसार में जितनी भी उपलब्धियाँ हैं उसके पीछे संस्थान और लोगों की संकल्पबद्ध कड़ी मेहनत है। इसलिए जम्मू कश्मीर में जिन प्रतिभाशाली युवाओं की हॉर्टिकल्चर में रुचि है उन्हें भी मैं कहना चाहता हूँ, यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा करने वाला बन सकता है। जिस प्रकार हमने तारीख में अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है, उसी प्रकार नए नए क्षेत्रों में अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करके विश्वास और प्रतिबद्धता के साथ हम नए भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि प्रशासन ने किसान भाइयों को हॉर्टिकल्चर से जुड़ी फसलों की ट्रेनिंग देने का फैसला किया है। प्रथम चरण में तकरीबन 9,000 किसान भाइयों को इस ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा भी खेती से संबंधित आपकी जो समस्याएं हैं उसके निवारण के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को निर्देश दिया गया है। अभी मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्रालय की बैठक में मैं स्वयं शामिल हुआ था और किसान भाइयों से जुड़े अनेक मसलों के साथ साथ पेस्टिसाइड के मुद्दे को भी कृषि मंत्री जी के सामने रखा था। मैं इन समस्याओं से वाकिफ हूँ और इसलिए पिछले एक वर्ष में हमने 2276 सैंपल लेकर विभिन्न पेस्टिसाइड्स की जांच के लिए भेजा है और ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि मार्केट में एक भी गलत कीटनाशक न बिके। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कृषि विभाग तथा कृषि अनुसंधान से जुड़े वैज्ञानिक भी बीजों की नई प्रजातियां विकसित करने में दिन रात जुटे हैं, जिनमें कम पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है और पर्यावरण को भी लाभ पहुंचता है। मैं अपने कृषि तथा हॉर्टिकल्चर विभाग को भी निर्देश दूंगा कि कृषि विज्ञान केंद्रों के साथ मिलकर हर जिले में किसानों का एक डेटाबेस तैयार किया जाए और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के जरिए समय समय पर किसान भाइयों को आवश्यक जानकारियां उनके मोबाइल फ़ोन पर उपलब्ध कराई जाए। जम्मू कश्मीर के अनएक्सप्लोर्ड लोकेशन को प्रमोट करने के लिए किश्तवाड़ की प्रियंका शर्मा ने मुझे पत्र लिखा है। उनका कहना है कि लिदना धार में पैराग्लाइडिंग
और टूरिस्ट कैफे शुरू किया जा सकता है। मारवा वारवान जैसी खूबसूरत लोकेशन को प्रमोट किया जा सकता है ताकि पर्वतारोहियों के लिए पीर पंजाल रेंज की 7 ऊंची पहाड़ियों को भी ब्रोशर में शामिल किया जा सके। वो आगे लिखती हैं कि टूरिज्म डिपार्टमेंट को सभी स्टेक होल्डर्स के लिए अवेयरनेस कैंप तथा रिसर्च क्लासेस शुरू करनी चाहिए ताकि वो टूरिज्म तथा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी बारीकियों को सीख और समझ सकें। डोडा के वीरेंद्र ठाकुर जी ने लिखा है कि जन तरुण धार माता रौसर टेम्पल जो कि भदरवा के नज़दीक है, उन्हें टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा सकता है। वीरेंद्र जी उन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी सुझाव दिए हैं। आगे लिखते हैं कि सब डिवीज़न ठठरी के इन लोकेशंस को विंटर गेम्स के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। प्रियंका और वीरेंद्र जी, आप दोनों को इन सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट को आपके बताए हुए इलाकों के अध्ययन तथा आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दूंगा। जुलाई महीने में टूरिज्म डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग के दौरान मैंने निर्देश दिया था कि जम्मू कश्मीर में ऐसे लोकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाए जो बहुत फेमस नहीं है लेकिन उनमें कमाल का पोटेंशियल है। मेरे एक परिचित जो अभी कुछ दिन पहले विदेश से आए थे, उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 2-4 लोकेशन ही पर्यटकों को पता होती है, जबकि यहाँ ऐसी अनगिनत जगहें हैं जो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी जगहों पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, वहाँ की संस्कृति तथा सांस्कृतिक धरोहरों को प्रमोट करना हम सबकी जिम्मेदारी है और मैं सभी नागरिकों को भरोसा देना चाहता हूँ कि इस काम को हम सब जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं सभी नागरिकों को बताना चाहता हूँ कि अगले महीने से जम्मू एवं कश्मीर दोनों डिवीज़न के अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस पर बड़े स्तर पर टूरिज्म कल्चर से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। इसके जरिए न सिर्फ उन स्थानों को प्रमोट करने की पहल की जाएगी बल्कि बाहर से आने वाले टूरिस्टों को वहाँ की संस्कृति, खान पान इत्यादि से भी परिचित कराया जाएगा। इसके अलावा जम्मू में 3 महीने का एक विस्तृत कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जो डिवीज़न के सभी 10 जिलों में टूरिज्म को प्रमोट करने में मदद करेगा। जम्मू के हृतिक जामवाल ने ग्रीन जम्मू कश्मीर ड्राइव के बारे में कुछ सुझाव भेजे हैं। उन्होंने लिखा है कि सभी स्कूलों में ट्री प्लांटेशन ड्राइव अनिवार्य कर देनी चाहिए और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक टारगेट फिक्स करने की जरूरत है जिससे इस कार्य में पूरी निष्ठा और तन्मयता से छात्र भाग ले सकें। उन्होंने आगे लिखा है कि प्रत्येक कोर्स के छात्र को ट्री प्लांटेशन ड्राइव में प्रदर्शन के आधार पर अवार्ड दिया जाना चाहिए। हृतिक, आपका सुझाव अति उत्तम है और मैं स्कूल तथा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आपके सुझावों पर गौर करने के लिए कहूँगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अगर बीज पौधा न बन पाए तो उसे बड़ा दुख होता है। उसी प्रकार जिसमें भी टैलेंट है, कुछ बनने की अपार संभावनाएं हैं, अगर वो पूरी न हों तो उसे लगता है जीवन में कुछ खालीपन सा रह गया है। पूरी श्रद्धा से, नियत कर्म से व्यक्ति जीवन के शिखर को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मेरी सभी से अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर की विकास की प्रक्रिया आपके स्वयं के विकास की यात्रा है। अगर हम बेहतर कार्यक्षमता, बेहतर वर्क कल्चर चाहते हैं तो सिर्फ आकांक्षा नहीं बल्कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है। मुझे पूर्ण विश्वास है एक व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेगा तो जम्मू कश्मीर को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने से हमें कोई रोक नहीं सकता। मैं जम्मू कश्मीर के सभी 1.25 करोड़ नागरिकों को इस यात्रा में अपने हमसफर के रूप में देखता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद।